हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में मिड टर्म के सभी सिलेबस को एक बार कंप्लीट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। यदि इस वीडियो में कोई परेशानी नहीं आती है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज आपको सभी चैप्टर्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएं। पहले ही आपको बता दूं, कुछ बच्चे बाद में कहते हैं कि सर जी किताब से पढ़ाते हैं, तो ये सारा कंटेंट मैंने एनसीईआरटी से बनाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी लोग किताब से ही पढ़ाते हैं। ये आपकी गलतफहमी है कि लोग किताब से नहीं पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को लिया है। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर में एक्चुअल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो वो है अंडर रूट वाली संख्याओं को सिद्ध करना, और एक एचसीएफ और एलसीएम। तो ये हम बेसिकली इन्हीं 3 चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें एक थ्योरम आती है जिसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। एक्चुअली ये प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना भी अद्वितीय होते हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास है एक नंबर 12, मान लिया मेरे पास है एक नंबर 12, तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ऐसे लिखा 12, मैंने 2 से काटा 6 बार, मैंने 2 से काटा 3 बार, और अब मैं इसको 3 से काट दूंगा। तो अब 3 से काट दो इसको, तो 3 से काटा मैंने इसको एक बार। तो यानी कि अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो ये कहना चाह रहा है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य क्रमों के बिना अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब आप इसको चाहे ऐसे लिख लो, एक मिनट, या आप इसको चाहें ऐसे लिख लो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है देखते हैं इसमें। हाँ, दूसरी बात है, ये मैंने आपको अभी बताया ही कि इसमें चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो हमें पढ़ना है एचसीएफ एलसीएम। तो मैंने आपको बता रखा है कि एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं? एचसीएफ में लेते हैं हम कॉमन, जो कॉमन चीज़ होती है, प्लस स्मॉल, कॉमन प्लस स्मॉल, है ना। जबकि एलसीएम में क्या लेते हैं हम? वही बात यहाँ पे लिखी हुई है हिंदी में। और एलसीएम में हम क्या लेते हैं? एलसीएम में हम लेते हैं क्या? कॉमन बड़ा वाला, उसमें कॉमन छोटा वाला लेते थे, इसमें कॉमन लेते हैं बड़ा वाला। बड़ा मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, प्लस का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई समझना। चलो मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई जो बचा, मल्टीप्लाई जो बचा। आगे एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आगे एक क्वेश्चन यहाँ करा ही देता हूँ। चलो, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास हैं 2 नंबर 12 और 16। मैंने कहा इनका मुझे एचसीएफ और एलसीएम बताइए। एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ऐसे ही मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ? 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। अब मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था? जो कॉमन होता है और छोटा वाला। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन है, यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 की पावर 4 कॉमन है। लेकिन 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर जी 2 की पावर 2 छोटा है। तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। और आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो एचसीएफ कितना आया? इसका 4 आया। अब ऐसे ही इसका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम
एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया है, एलसीएम में मैंने आपको बताया है जो बड़ा वाला होता है, कॉमन में तो बड़ा वाला लेना है। तो अब कॉमन में बड़ा वाला कौन सा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा है कॉमन में, 2 की पावर 4 लिख लिया। और मल्टीप्लाई जो बच गया, क्या बच गया, 3 की पावर 1, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसान से, 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 1 होता है 3। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे वही वाली बात यहाँ पे इसने थोड़ा लिख रखी है, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये लिखा हुआ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी बराबर होता है ए गुणा बी। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है मेरे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करने पर भी वही नंबर आएगा जो इन दोनों संख्याओं की गुणा करने पर आता है। तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब इनमें से क्या करेगा, आपको कोई 3 चीज़ दे देगा, एक पूछ लेगा। तो इसके नीचे देखो तुरंत एग्जाम्पल भी ले लिया है मैंने, एक समझते हैं। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने नंबर देख लिए, नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा। एक को ए मान लूँगा, एक को बी मान लूँगा। नंबर्स मुझे दे रखे हैं, मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं कोई एक चीज़ निकाल दूंगा। मान लेते हैं मैं इनका एचसीएफ पहले निकाल दूंगा। जब इनका एचसीएफ पहले निकल जाएगा तो फिर वहाँ से एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे इनका एलसीएम नज़र आ रहा है। जैसे मैं इसको 4 से काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी, देखो इधर ही लिख लेते हैं। जैसे जब मैं इस नंबर को 4 से काटता हूँ तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 1, 4 चौक 16। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 24 गुणा 4। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 से काटो 4 मल्टीप्लाई 104। तो मैंने क्या देखा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है सिर्फ 4। क्या आ रहा है कॉमन, 4। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, इसका एचसीएफ निकल कर आ गया 4। जब एचसीएफ निकल आया और दोनों संख्याएं मुझे दे रखी हैं तो क्या एलसीएम नहीं निकाल सकता। आप कहेंगे सर एलसीएम निकालना तो बहुत आसान हो गया। तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। कौन सा वाला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब मुझे एलसीएम निकालना है। अब आपको पता है कि जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये जो मेरा एचसीएफ है, ये एलसीएम के साथ गुणा कर रहा है। जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड के नीचे भाग करेगा। तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता, यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, और अपॉन एचसीएफ। बस अब पहली संख्या क्या थी, वैल्यू रख दो। वैल्यू रख रखी है इन्होंने, ये रख रखी। पहली संख्या थी 96, दूसरी संख्या थी 144 और एचसीएफ कितना निकल कर आया था, 4। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इस प्रकार मैंने इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज़ें निकालनी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क कर देता हूँ मैं इसे, हालांकि मैंने क्वेश्चन करा रखा है। देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जब तीनों का एचसीएफ, अब पहले हम 2 में देखते थे, इस बार हम किस में देखेंगे, 3 में देखेंगे। तो अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे सर जी 2 की, ये रहा 2 और ये रहा 2 और ये रहा 2। अब आप, मैं कहने लगूँ इनमें सबसे छोटा कौन है, तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर एक पावर है। तो सबसे छोटा क्या है, 2, इसीलिए मैंने 2 ले लिया। फिर दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर है मान लो 3, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है और इसमें 3 की पावर 1 है। तो छोटा कौन हो जाएगा, 3 की पावर 1। तो मैंने इसलिए इसमें क्या ले लिया, 3 की पावर 1। अब बाकी तो नंबर आता नहीं है, क्योंकि 6 के पास 2 के और 3 के अलावा कुछ है नहीं, तो आगे कोई और नंबर ले नहीं सकते। और एचसीएफ में हमने क्या बताया था, एचसीएफ में हमने बताया था जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, यानी कि कॉमन और छोटे वाला
और जो बच गया उसको नहीं लेते। तो अब 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF कितना आ जाएगा 6। एक्चुअली ये वाली बात मैंने सवाल देने का एक रीज़न और था, आपको एक ये वाली बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे दो संख्याओं के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी दोबारा लिख देता हूँ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, लेकिन 3 संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला सही नहीं है। तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि ध्यान दीजिए कि 6 गुणा 7 गुणा 72 बराबर नहीं आता HCF और 6 गुणा 7 गुणा 72 और LCM, यानी कि जब मैं 6 72 और 120 का LCM निकालता हूँ और 6 72 120 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों केस में आंसर बराबर नहीं आता। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता। यहाँ तक अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गई होगी ये बात। अब ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे इनके फैक्टर करने की। आगे चलते हैं आगे। अब आपको पता है आपके पेपर में एक सवाल ऐसा ज़रूर पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आपको पता है जैसे करना होता है वैसे ही करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, मैं मान लेता हूँ इसको, ये मेरी समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट। अब मैं इतनी बातें ना लिख के, आप इतना मत लिखो बेशक, आप सीधा लिखो समीकरण फर्स्ट का वर्ग करने पर। समीकरण फर्स्ट का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर a² / b²। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये a² इधर रह जाएगा और ये वाला जो b है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसमें आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से निकल कर आया ये। अब यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा b, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, b² बराबर a²/3। इसका मतलब अब क्या हो रहा है कि 3 जो है 3 a² को भी भाग कर रहा है, तो 3 किसको भी भाग करेगा, a को भी भाग करेगा। तो 3 a को भी भाग करेगा। जब 3 a को भाग करेगा तो a की जगह पर क्या लिख देंगे, 3c। तो यहाँ पर मैंने a की जगह पर क्या ले लिया, 3c ले लिया। अब समीकरण फर्स्ट में ही क्या कर दो, समीकरण फर्स्ट में ही रख दो a की जगह पर, सॉरी इसको सेकंड मान लो, सेकंड में रख दो, इसको मान लो सेकंड में रख दो a की जगह पर 3c, ठीक है। तो जब a की जगह पर आप 3c रखेंगे तो ये तो 3b² ही रहेगा, a² की जगह पर क्या हो जाएगा 3²। तो यहाँ से मैं देखो आपको समझा देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ी खाली जगह है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। यानी कि मैंने लिखा, मेरा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था मेरा 3b² बराबर a², 3b² बराबर a²। अब मुझे पता है कि मुझे a² की जगह पे क्या रखना है, a² की जगह पे मुझे रखना है 3c²। तो 3c इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं, तो ये तो 3b² ही रहेगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9c²। तो अब ये वाला 9, ये वाला जो 9 है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ आके इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब 3 से 9 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3, या आप चाहें तो उल्टा कर सकते हैं, इसको उल्टा कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा ये। अब जब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, b² बराबर 9c² बटे ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब 3 से 9 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आया, यहाँ से मेरे पास निकल कर आया b² बराबर 3c²। तो यहाँ से मैं c² की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, c² की वैल्यू निकल कर आ जाएगी b² बटे 3, क्योंकि ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि 3 जो है 3 b² को भाग करता है, तो 3 b को भी भाग करेगा। जब 3 b को भाग करेगा तो दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या आ गया, दोनों में कॉमन गुणनखंड आ गया हमारा 3। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच एक कॉमन गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी इस बात का विरोध करता है कि इन दोनों के बीच में कॉमन गुणनखंड 1 था।
अतः √3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। कई बार पेपर में और भी आसान सवाल आते हैं। देखो मैं इसी सवाल को आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, मुझे खाली पेज मिल गया तो एक बार समझ लेते हैं। कुछ नहीं था, सबसे पहले मैंने माना √3 अपरिमेय, यही तो था, अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय नहीं, परमेय माना था √3 को। जब परमेय है तो इसको √3 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो √3 बराबर a/b। अब हमने इसका कर दिया था स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/b²। अब देख लो, तो अब यहाँ से b² की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, b² की वैल्यू निकल कर आ जाएगी a²/3। तो फिर वही वाली बात लिख देंगे कि a² 3 से भाग होता है तो a 3 से भी भाग होगा। फिर ऐसे ही a बराबर क्या रख देंगे, इसमें 3c रख देंगे, तो b² बराबर 3c का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 3c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9c², और नीचे क्या हो जाएगा 3। अब 3 से 9 को काट देंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो b² बराबर क्या आ जाएगा, 3c²। अब b² बराबर 3c आ गया तो यहाँ से c² की वैल्यू निकाल लूँगा, c² की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, b²/3। तो यहाँ से अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 b² को भाग करता है तो 3 b को भी भाग करेगा। अतः इन दोनों में एक कॉमन गुणनखंड क्या है, 3 है, जो कि हमारी बात का विरोध करता है। अतः √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ऐसा सवाल भी आपके पेपर में आता है। देखो सारे सवाल मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, कहीं बाहर से नहीं उठाए, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है अच्छा होगा आप उसको ही एक बार और रिवाइज करें। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है उदाहरण दर्शाइए कि 5 - के √3 एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने हमेशा बताया इसका उल्टा मानते हैं, तो हम क्या मान लेंगे, केवल इतनी बात लिखनी है, मान लें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा तो ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये माइनस का √3 है, उधर जाकर प्लस का √3 हो गया, तो इसलिए ये प्लस का √3 हो गया, और ये a/ भी प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसलिए 5 - के a/√3। अभी अभी आप पीछे सिद्ध कर चुके हो कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अभी अभी तो आपने प्रूव करा है। हाँ, और ये क्या होगा, ये एक परमेय संख्या होगी, तो परमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय लिख देंगे ये वाली बात। जब ये वाली बात लिख देंगे तो इससे हमें क्या पता चला, ये हमारी बात का विरोध हो गया, अर्थात 2 - के √3 था, क्या था, हाँ 5 - के √3 भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ज़्यादा कुछ, ये तो और भी आसान होता है, 2-3 लाइन में सब होता है, ये सब बातें नहीं लिखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब ये 3-4 क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में ट्राई करेंगे इनको। होमवर्क इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा सकता। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ना ही आपको देखने में इंटरेस्ट आएगा और मेरे लिए भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस जरूर करें कि क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 3, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्या है, हाँ रैखिक समीकरण युग्म करके ही तो चैप्टर है, तो इसको देखेंगे। तो इसमें एक्चुअली क्या है, पहले नीचे आ जाओ, कोई भी जो हम, अब देखो मैं इसमें आपको बेसिक तो नहीं बता सकता क्योंकि बेसिक की क्लास तो है नहीं ये, इसमें तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में हम सारी चीज़ें नहीं जानते। आपको पता है कोई भी जो सामान्य इक्वेशन होती है या जनरल फॉर्म ये होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। तो दोनों इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब इनके ऊपर ही ना कुछ कंसेप्ट बनते हैं, वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, पेज है तो मेरे पास, क्या लिखूँगा मैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और एक बार मैं लिखूँगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2
B2। ये दोनों बात होती हैं, कौन सी होती हैं, ये संगत होती हैं। कौन सी होती हैं, संगत भी का भी ध्यान रखना है। संगत असंगत पूछता है, इनमें से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। ये लाइन कौन सी है, ये ऊपर वाली तो लाइन ये है, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही है। जैसे मान लो दूसरी लाइन इसके ऊपर ये हो गई, और दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसको किसी एंगल पर काट रही है इस प्रकार। तो ये दोनों लाइन क्या होती हैं, संगत। यानी कि संगत उनको कहा जाता है जब उनका कोई सॉल्यूशन निकल कर आता है। ऊपर वाली लाइन में आपको दिख रहा है, ऊपर वाली लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इस वाली लाइन में कितनी जगह पर काट रही है, एक जगह पर काट रही है। तो इस वाली लाइन में कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए इनको कहा जाता है संगत। एक होता है असंगत। असंगत कौन सा होता है, यहाँ छोटी सी जगह है, मैं लिख देता हूँ। जब एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल ऐसे जा रही है, तो ये लाइनें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जब ये लाइनें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, संगत नहीं होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब समझेंगे इस टेबल को। इस टेबल को समझने का प्रयास करें। इस टेबल में ही सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी है। देख लेते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाला कलर इस पर नहीं दिखेगा, ये ले लेते हैं। ठीक, देखो रैखिक युग्म दिखा रखा है हमने। A1/A2 निकाल रखा है, B1/B2 निकाल रखा है, C1/C2 निकाल रखा है। फिर उनकी तुलना कर रखी है, फिर ग्राफीय निरूपण बता रखा है, और फिर बीजगणितीय निरूपण बता रखा है। सबसे पहले मेरे पास दो समीकरण हैं, x माइनस के 2y बराबर 0 और 3x प्लस के 4y माइनस के 20 बराबर 0। तो मैंने यहाँ से A1/A2 निकाला तो कितना निकल कर आया, 1/3। यहाँ से मैंने B1/B2 निकाला तो कितना निकल कर आया, माइनस के 2/4। यहाँ से मैंने C1/C2 निकाला तो क्या निकल कर आया, 0/-20। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा, 1/3 माइनस के 2/4 बराबर नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आपको पता है लाइन एक दूसरे को काटती हैं। तो लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और कितनी जगह काटती हैं, केवल एक जगह काटती हैं, है ना। तो हल क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि किसी स्पेशल पॉइंट पर काटती हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, दूसरी इक्वेशन मेरे पास दे रखी है, ये दे रखी। इसमें क्या हो रखा है, इसमें भी फिर मैंने A1/A2 निकाला, फिर B1/B2 निकाला, फिर C1/C2 निकाला। तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो हमने क्या देखा, ये संपाती रेखाएं थी अभी अभी, यानी कि जब एक रेखा दूसरी ऊपर रेखा के ऊपर लेटी हुई प्रतीत होती है तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये संपाती रेखाएं हैं। तो इसमें संपाती रेखाओं में क्या होती हैं, बहुत सारी जगह मिल रही है एक दूसरे से, तो कितने हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। इसका मैंने A1/A2 निकाला तो क्या निकल कर आया, 1/2। इसका A1/A2 निकाला तो क्या निकल कर आया, 2/4। इसका A1/A2 निकाला तो क्या निकल कर आया, माइनस के 4/12। जब मैंने इसको कंपेयर किया तो मैंने क्या पाया, A1/A2 तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो मैंने आपको बताया था कि जब घर में AC नहीं है तो क्या है, नो सॉल्यूशन। यानी कि जब A बराबर नहीं है C के, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है ये, तभी आपको समझ में आएंगे। और आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता और आप मुंह उठाकर आ जाएं, तो दिक्कत की बात है, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाना होता है ना, उतना टाइम है नहीं बेसिक से पढ़ाने के लिए। अब आपकी क्लास में ना 3 तरीके के सॉल्यूशन है। एक तो पूछता है ग्राफीय विधि से हल, एक है विलोपन, और एक है आपका प्रतिस्थापन। ठीक है, पूरा लिख पा रहा हूँ, जगह नहीं है उतनी, समझ लें। यानी कि 3 तरीके से आपकी किताब में सॉल्यूशन कराता है, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, और ग्राफीय विधि से। तो हम एक एक सवाल कर लेते हैं। तो ये हम ग्राफीय विधि से करेंगे इस सवाल को। तो ये यही कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण ये दे रखा है, संगत हैं। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहले तो संगत होना जरूरी है इनका, क्योंकि संगत होंगे तभी तो ग्राफ द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, वरना तो जो असंगत होंगे वो तो ग्राफ द्वारा नहीं दर्शाए जा सकते। ठीक, चलते हैं अब आगे। अब हमेशा मैंने कहा है आपसे कि टेबल इस तरीके से बनानी होती है कि कम से कम हमें किसी भी समीकरण को ग्राफ पे दर्शाने के लिए उसके 2 पॉइंट कम से कम निकालने होते हैं। तो मैंने क्या करा, ये टेबल ऐसे बनी हुई है, ऐसे।
एक में एक्स लिख दिया है, एक में वाई लिख दिया है, और एक में इसी में समझाता हूँ, चलो लिखे लिखा है मैं ही। चलो इसको देख लो अब, ठीक है जी। ये रहा, थोड़ा लिख लेते हैं इधर ही, एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया। जब एक बार मैं एक्स को 0 रखूँगा तो वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2। तो एक्स को 0 किस में रखेंगे, पहली समीकरण में। थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो जैसे एक्स को रख दिया 0 प्लस 3y बराबर 6। तो अब आगे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर y बराबर 6 बटे ये वाला 3 है, मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड। तो 3 दूनी 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2। जब x को 0 लिया, अगली बार क्या करेंगे, x को 0 लेंगे। किसको 0 लेंगे, x को। तो x को 0 लेकर देख लेते हैं। जब मैंने x को 0 लिया तो फिर से y को 0, तो x प्लस 3y बराबर 6, यही तो है। अब इसमें रख दो x को, y को 0, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर 6। तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई। तो x की वैल्यू 6 हमने ये रख दी, ये रही, ठीक है। यानी कि हमने पहले समीकरण के मान निकाल लिए 2, क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 वैल्यू होनी ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अब दूसरी वाली समीकरण है, दूसरी वाली समीकरण ये रही, इसके मान निकाल लेते हैं। तो इसमें वही एक बार x बराबर 0 रख देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 3y बराबर 12। तो y बराबर 12 अपॉन माइनस के 3। अब 3 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार, माइनस के 4 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 4। अब इसमें दोबारा क्या रख देते हैं, दोबारा इसमें रख देते हैं, दोबारा रख देते हैं इसमें x बराबर y बराबर 0। तो 2x माइनस के 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर 12, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 12। तो x बराबर 12 अपॉन 2, 2 से काट देंगे 12 को 6 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 6। तो वो यहाँ पे रख दी। हाँ, ये इसने दूसरी वैल्यू निकाल रखी है, इसने x बराबर -2 ले रखा है, तो इसका अलग आ रहा है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अंतर ये आएगा कि इन दोनों का ग्राफ अलग बनेगा और हमारा ग्राफ अलग बनेगा। वरना आप हमेशा कोशिश करें, एक बार x को 0 लें, एक बार y को 0 लें। फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार कि इसने दोनों को 0, इसने y को 2 ले रखा है, तो किस तरीके से होगा। y 2 ही ले लेते हैं हम, ताकि जो इसमें लिखा हुआ है उसको समझने में आपको परेशानी ना हो। चलो अब इसने क्या करा है, इसने y को लिया है -2। तो 2x माइनस 3 गुणा -2 बराबर 12। तो 2x 3 और कितने हो जाएंगे, 12। 3 दूनी 6 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2x बराबर 12 प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, x बराबर निकल कर आ जाएगा 6/2, यानी कि x बराबर 3। ठीक है। तो जब -2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बस अब सॉल्व कर दिया हमने। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या आ रहा है। ग्राफ बनाना है, अब बस दोनों वैल्यूओं को रख दो, ग्राफ बन जाएगा। देखो ये बन रखा ग्राफ। अब आपको दिखेगा, आपने देखा आपके पास एक लाइन थी x प्लस के 3y बराबर 6। आपके पास दूसरी लाइन थी 2x माइनस के 3y बराबर 12। इसके पॉइंट क्या निकल कर आए थे, 0,2 निकल कर आए थे और 6,0 निकल कर आए थे। जबकि इसके पॉइंट क्या निकल कर आए थे, इसके पॉइंट माइनस के 4,0 निकल कर आए थे और क्या निकल कर आए थे, 6,0 निकल कर आए थे। हाँ, 6,0 निकल कर आए थे और माइनस के 2,3 निकल कर आए थे, ये रहे। ठीक है, कुछ नहीं करा। अब मैंने क्या करा, पहले वाले समीकरण को देखो, इसका एक पॉइंट ये रहा, ये रहा, थोड़ा बड़ा सा मैं बना देता हूँ, और एक पॉइंट ये रहा। तो मैंने एक सीधी लाइन खींच दी ऐसे करके। अब इसका एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, यही तो है दोनों पॉइंट। लेकिन क्योंकि लाइन तो आगे तक जाती है, आपको पता है लाइन की कोई लंबाई नहीं होती, तो ये इस तरीके से। तो इन्होंने कहाँ पर काटा, 6,0 पर काटा। तो यानी कि 6,0 वह वैल्यू है जो इसमें क्या है, कॉमन है। बताया था ना किस पॉइंट पर काटते हैं, यूनिक पॉइंट पर काटेंगी। तो कितने पॉइंट पर काट रही हैं, एक पॉइंट पर काट रही हैं। तो इसलिए कैसी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी।
ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो अब कई बार क्या होता है, कई बार आपसे पेपर में सवाल पूछता है। किस तरीके का सवाल पूछता है? पेपर में कई बार आपसे सवाल पूछता है भाई कि मतलब कहानी सी लिख देगा और उस कहानी से पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उन इक्वेशन को बना के आपको सॉल्व करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको ग्राफीय विधि से करा दिया और एक क्वेश्चन अब मैं आपको उसका कराऊंगा विलोपन विधि का, और एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रतिस्थापन विधि का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कोई चंपा है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। यानी कि चंपा सेल में गई, वहाँ पर उसने पैंट और शर्ट खरीदे। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी कि कितने कितने खरीदे, नग का मतलब है पैंट, 2 पैंट 3 पैंट गिनतियों में, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से के 2 गुने से 2 कम है। चालू निकल रही है, मतलब सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही जैसे कि लड़कियां करती हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी शर्ट खरीदी। हमने मान लिया चंपा ने X तो पैंट खरीदी हैं और स्कर्ट की संख्या मान ली हमने Y। तो अब ये क्या कह रहा है, ये पहली शर्त कह रही है कि जो स्कर्टों की संख्या है ना वो पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो पैंटों की संख्या कितनी है X, उसका 2 गुना क्या हो गया 2X, उससे 2 कम है। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि जो स्कर्टों की संख्या है वो उसके 4 गुने से भी 2 कम है, 4 गुने से 4 कम है। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से अब मैं इनको सिंप्लीफाई करके क्या ऐसे नहीं बना सकता, कैसे, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस के y बराबर 4। अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। अब मैंने जिस भी विधि से चाहूँ उससे हल कर सकता हूँ। तो इन्होंने यहाँ ग्राफीय विधि से हल कर रखी हैं, देख लेना इसको, सेम वैसी वैल्यू निकाल रखी हैं। वैल्यू निकालने के बाद इसका ये ग्राफ बना रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ग्राफ कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, एक पॉइंट्स पर काट रहा है, 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, 2 पॉइंट्स पर काट रहा है ये। तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी, जब एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटता है तो समपाती रेखाएं। आगे चलते हैं, बीच बीच में इसमें एक आध ब्लैंक पेज मैंने ऐड कर लिया था कि कहीं कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अच्छा, ये होमवर्क आ गया आपका, ये है आपका होमवर्क। यानी कि ग्राफीय विधि से 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब दो क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। तो ये हो गया आपका होमवर्क। आगे चलते हैं, ये फिर से 2 बार ऐड हो गया क्या, ये तो मैं बता चुका आपको। ये वाली चीज़, ये होमवर्क है। ये कह रहा है कि समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत का मतलब यही है, देखो ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, और एक तो ये हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर हो गई, ये दोनों होती हैं संगत। और ये तीसरी वाली लाइन होती हैं ये वाली, ये होती हैं असंगत। ये दोनों क्या हैं, संगत। तो बस a1/a2 b1/b2 से निकाल लेना। अगर ऊपर वाली निकल के आए तो संगत हो जाएगी और नीचे वाली निकल कर आए तो असंगत हो जाएगी। लेकिन अगर असंगत संगत निकल कर आएगी तो हम उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो संगत का हमें ग्राफ भी बना के दिखाना है, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। a1/a2 बराबर b1/b2 मैंने करा दी ऐसे सवाल आपको। अब आ गया प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि 3 विधि पढ़नी थी, ग्राफीय विधि हम पढ़ चुके, अब हम आ चुके प्रतिस्थापन विधि पे। निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति है आफ्ताब, अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 साल पहले मेरी जो आयु है वो तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लेकिन अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा, अब से 3 वर्ष बाद ये होगा कि मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ये बिल्कुल मनोरंजक है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सवाल समझते हैं।
इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में हम इसको कर देंगे, ग्राफीय रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफीय रूप में हम 1-2 सवाल पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना आफताब की और उसकी पुत्री की आयु क्रम से एस। आफताब की आयु मान लो मैंने एस मान ली और उसकी पुत्री की आयु मैंने टी मान ली। तब ये क्या कह रहा है, आफताब ये कह रहा है कि जो मेरी आयु है, मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुने से 7 कम है, ठीक है ना। तो ये समीकरण बन गया। अर्थात अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसको देख लो। ये लिखा हुआ है, जब ये एस तो रहेगा, लेकिन ये वाला 7 इसमें टी में मल्टीप्लाई करेगा तो 70 हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इधर तो था मेरा एस माइनस के 7 और इधर कितना आया, 70 आया और माइनस के 49 आया। तो अब मैं जब इन दोनों को इधर लेकर आता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस 70 और माइनस 7 और प्लस 49। अब 49 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 42। तो कौन सा निकल कर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, s+3। उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, t+3 और उसकी आयु से 3 गुना है तो 3 गुना हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो दूसरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई। अब आप इसको जिस विधि से चाहें उस विधि से हल कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है विलोपन विधि से, चलो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, पेज है हमारे पास, ठीक। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कुछ नहीं करना। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से 3 बना रहा हूँ। s बराबर 6 + 3t नहीं बना सकता, ये बन गया मेरा थर्ड। अब थर्ड को क्या करो, फर्स्ट में रख दो, थर्ड को, यानी कि s का मान समीकरण फर्स्ट में, तो s की जगह पर क्या रख जाऊँगा, इसमें रख रहा हूँ, इसमें। तो क्या रखेंगे, 6 + 3t माइनस 70 + 42 बराबर 0। अब कर लो इसको सॉल्व यहाँ से। तो 3 देखो, एक मिनट कलर अलग ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला देखो, 70 में से 3t गए तो कितने बचे, माइनस के 40 और 42 और 6 कितने हो गए, प्लस के 48 बराबर 0। अब ये माइनस का 40 है, उधर जाकर प्लस का 40 हो जाएगा, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये 48 है, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड। अब जब 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से काट दो 12 बार। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 12 साल। यानी कि t की वर्तमान आयु कितनी है, 12 साल। t कौन है, उसकी पुत्री, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। पेपर में सवाल अगर आपसे ये पूछता कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो 12 साल है। अब देखो मेरे पास जगह नहीं बची है, शायद है काम हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। अब t का मान रख दो समीकरण 3 में, t का मान किस में रख दो, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, s बराबर 6 + 3t। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 6 + 3, t की जगह पे कितना रख देंगे, 12। तो s बराबर कितना आ जाएगा, 6 + 12 = 36। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। यानी कि पिताजी की आयु कितनी आ गई, आफताब भाई की आयु आ गई 42, ठीक है। अगर पेपर में सवाल ये पूछ लेता कि आफताब की आयु आज से 7 साल पहले कितनी थी, तो इसमें से 7 घटा देते, क्योंकि ये आयु है उसकी वर्तमान आयु। 2 साल बाद पूछ लेता तो 2 जोड़ देते। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये आपके लिए एक मैंने होमवर्क दिया है, इक्वेशन बना कर दे दी है, आप आगे इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से ही। ये ना सवाल पढ़ के बताता हूँ। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, तो 2x + 3y की वैल्यू 9 हो गई। एक पेंसिल का मान लो x मान लो और उसका y मान लो। पेंसिल का क्या मान लो, x मान लो और उसका क्या मान लो, y मान लो। 9 है और पेंसिल और रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 है, तो 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना हो गया, 18 हो गया। तो प्रत्येक रबड़ और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बताइए। इसका मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पर x की और y की वैल्यू निकालनी है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब ये आपका होमवर्क दिया है मैंने कि प्रतिस्थापन विधि से आप होमवर्क भी करें।
हर चीज़ के बाद मैंने आपको होमवर्क ज़रूर दिया है ताकि आपको उसको प्रैक्टिस कर कंसेप्ट को सीखने के बाद प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। अब आ गया तीसरा और आखिरी विलोपन विधि। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया है और हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, पेशेंस की ज़रूरत है आपको इसे देखने के लिए। देखो विलोपन नाम से पता चल रहा है, विलोप, विलोप का मतलब होता है गायब, यानी कि मुझे किसी एक्स और वाई में से पहले एक को गायब करना होगा। तो एक बच जाएगा, उसकी वैल्यू वहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब जो दूसरा होगा उसकी वैल्यू फिर मैं बाद में निकाल लूँगा। 1 मिनट में ज़रा पानी पी लूँ। चलो देख लो। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है दो व्यक्तियों की दो व्यक्तियों की दो व्यक्तियों की आय दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 2 व्यक्ति दे रखे हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति 9 रुपये कमाता है, एक व्यक्ति 7 रुपये कमाता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, इनके पीछे से कुछ कट गया है। तो हम मान लेते हैं एक में से एक्स कट गया है। तो हमने मान लिया व्यक्ति क्या क्या कमाता है, एक व्यक्ति 9x कमाता है, एक व्यक्ति 7x कमाता है। और खर्च कितने खर्च कर देते हैं, एक व्यक्ति 4y खर्च करता है, एक व्यक्ति 9y खर्च करता है। तो भाई आपको पता है सेविंग कैसे होती है। मान लो आपने 10 रुपये कमाए, 7 रुपये खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने रुपये हो गई, 3 रुपये। तो सेविंग ऐसी तो निकलती है। तो ये कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वो 9 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्च कर देता है, तो उसके पास कितने बचते हैं, 2,000। दूसरा व्यक्ति है 7x कमाता है और 3y खर्च कर देता है, तो उसके पास भी कितने बचते हैं, 2,000। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना, अब इसमें कुछ नहीं है। अब यह कराना पड़ेगा, करा देता हूँ चलो यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ नहीं होता। विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें किसी एक को बराबर करना होता है। तो यदि मैं पहले वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे वाले समीकरण में 3 से, पहले वाले समीकरण में 4 से और दूसरे वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा y बराबर हो जाएगा। देखो पहले वाले में कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले में 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई पूरे में होती है तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27x माइनस के 4 तिया 12y बराबर 6,000। बराबर 6,000। दूसरे वाले में कर रहे हैं हम 4 से। दूसरे वाले में कितने से कर रहे हैं, 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 दूनी 8,000। यहाँ तक हो गया। अब मैंने आपको बताया कि एक को एक जैसा करना होता है, उसके बाद घटा दो। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर है 27x और यहाँ पर है 28x। तो एक x बचा, माइनस का x बचा, और ये 12y और प्लस का 12y और माइनस का 12y आपस में कट गए। इधर क्या बचा, माइनस का 2,000 बचा। अब x से x कट गया, तो माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। अब x की वैल्यू 2,000 आ गई, तो अब आप x की वैल्यू क्या करना, आप x की वैल्यू समीकरण किसी एक में रख देना। तो वहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और उसके बाद फिर ये सवाल हो जाएगा, y की, ये दोनों निकालने थे, x और y। ठीक, अब आ गया समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। इसमें तो कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखो सबसे पहले तो यही समझो समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी एक संघ श्रेणियों की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि पहला पद कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला पद 5 है, जैसे पहला पद 5 है, तो ये कह रहा है कि पहले पद में कुछ जोड़ने से प्राप्त होता है। मान लो मैंने 2 जोड़ दिए तो 7, 2 जोड़ दिए तो 9, 2 जोड़ दिए तो 11, 2 जोड़ दिए तो 13। यानी कि यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें जो अंतर आ रहा है, यानी कि 5 से 7 होने में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, उसको कहते हैं सार्वधान्तर या कॉमन
डिफरेंस। अब सार्वधातर 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब ये कह रहा है, फिर सवाल आ गई, अब इनको आपको सॉल्व करना है कि दी गई एपी के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है एपी के प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम पद होता है ए, है ना, और ए टू क्या होता है, ए प्लस डी, एक कम होता है। ए3 क्या होता है, ए प्लस 2d, और A4 क्या होता है, A प्लस 3d। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, यहाँ से फॉर्मूला बना AN क्या होगा, A प्लस N माइनस के 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनेगा लास्ट में। यानी कि आपने क्या देखा, हर बार यहाँ एक कम आ रहा है, जितना यहाँ होता है उससे यहाँ एक कम आता है। यहाँ 4 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 है, एक कम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बस अब कोई भी एक सवाल आप करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ये प्रथम 4 पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद क्या होगा, ए ही हो गया 10। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा आपका ए प्लस डी, और डी कितना दे रखा है, डी भी 10 दे रखा है, तो 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 20। तीसरा पद निकाल लो, तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d निकाल दो। ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा, 30। A4 निकाल दो, A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3d, बस ए की वैल्यू कितनी है, 10, 3, डी की वैल्यू कितनी है, डी की भी 10 है। सॉल्व कर दो, 10 प्लस 10 दिया कितने हो जाएंगे, 30, तो 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो ये हमारे पास 4 वैल्यू निकल कर आ गई। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी के सवाल आप कर लेना, ऐसे ही होने हैं। अब एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातर लिखिए। भाई पहला वाला मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। प्रथम पद ए होता है, ए कितना आ गया, 3 हो गया। डी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2, यानी कि डी क्या निकालते हैं, A2 माइनस के A1, यही तो होता है डी का फॉर्मूला। आगे देखते हैं। अब यही वो फॉर्मूले जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये लिख रहे, दूसरा पद कैसे निकलता है, तीसरा पद कैसे निकलता है, चौथा पद कैसे निकलता है, तो फिर इससे चल के एन पद का फॉर्मूला बन जाता है, ये रहा। ये आपको ध्यान रखना है। एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी एपी में एम पद हैं, एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी एल द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। यानी कि अंतिम पद को हम कभी कभी क्या मान लेते हैं, एल भी मान लेते हैं, लास्ट टर्म हो जाएगा ना, इसलिए। अब ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है, एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद और सातवां पद 9 है। एक तीसरा पद क्या होगा, A3 किसके बराबर है, 5 के। तो A3 क्या होता है, A प्लस के 2D, और A प्लस के 2D किसके बराबर है, 5 के। सातवां क्या होता है, A प्लस के 6D, और A प्लस के 6D किसके बराबर है, 9 के। अब ये 2 समीकरण बन गई, और 2 समीकरणों को सॉल्व करना अभी अभी आप पीछे सीख के आ रहे हो। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना, जोड़ घटा देना, तो A कट जाएगा, D निकल कर आ जाएगा, फिर D का मान किसी एक में रख देना, वहाँ से आपका A भी निकल जाएगा। इसको देखते हैं। देखो ये वाला सवाल थोड़ा समझने का है। जैसे मान लो मैंने कहा, सॉरी यहाँ है जगह, मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने कहा राम का स्थान आगे से तीसरा है और पीछे से भी तीसरा है, तो टोटल कितने पद होंगे। तो टोटल हमेशा ध्यान रखना है, टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्यों, क्योंकि देखो भाई इधर से मैं 3 चला, तो अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर 2 बार नहीं गिन गया, नीचे से भी गिन गया, ऊपर से भी गिन गया। तो इसीलिए क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, ताकि उसके लेफ्ट और राइट को दोनों को जोड़ के एक कम कर देंगे, तो टोटल पद या टोटल वैल्यूज़ आ जाती
हैं। तो ये वाली बात समझनी थी सबसे पहली, तो ये तो समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जी AP दे रखी है हमें एक, और जिसका -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। भाई अंतिम पद से 11वां पद का मतलब क्या है? टोटल पद हैं 62 है ना। लास्ट टर्म क्या, सॉरी लास्ट टर्म क्या है 62, तो लास्ट में से फर्स्ट घटा के एक जोड़ देंगे तो टोटल पद निकल ही आएंगे। चलो समझा रहा हूँ पहले। देखो A पहला पद होता है 7, D निकाल दिया, 7 में से 10 गए तो -3, L होता है लास्ट टर्म क्या हो गया -62। अब L का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, अभी पढ़ के आ रहे हैं। L बराबर A प्लस के n-1 इंटू D। L दे रखा है मुझे 62, A है मेरे पास 10, n मुझे पता नहीं है, और D है मेरे पास -3। जब मैंने इसको सॉल्व करा n-1 बराबर 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। यानी कि टोटल कितने पद हो गए? टोटल पद है 25। कितने पद हैं टोटल? 25। और मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट प्लस राइट -1, तो जी 25 हो गए ये तो। अब बराबर, अब उसके दे रखे हैं, लेफ्ट से दे रखा है, कितना दे रखा है 11 माइनस के 1, और 11 प्लस R माइनस के 1, तो 25 बराबर 11 में से 1 गए तो 10 प्लस के R। तो अब यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25 माइनस के 10, यानी कि R की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 15। यानी कि यदि मैं आगे से 15वां पद निकाल दूं तो वो पीछे से 11वें पद के क्या होगा? बराबर होगा। तो वही वाली बात है, n निकाल दिया तो अब देखो यही चीज़ तो लिखी हुई है यहाँ पर कि अंतिम 11वां पद AP का 15वां पद होगा। ध्यान दीजिए कि यह 14वां पद नहीं होगा। क्यों 14वां पद क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी बताया था कि जो नंबर होता है दोनों तरफ से गिनने पर उल्टा और सीधा वाला वो 2 बार आ जाता है, इसलिए उसको एक कम करना होता है। 15वां पद आ गया। अब A15 आप जानते नहीं हो, A15 तो आपको बहुत अच्छे से पता है भाई। A15 क्या होता है? A15 क्या है? A प्लस 14D। बस कर दो सॉल्व। A प्लस 14D, A कितना है मेरे पास 10 है, और 14 और D कितना है -3 है, तो ये तो रह जाएगा 10, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 14 ही थी 42, सॉरी 42 में से 10 घटा दो तो कितने आ गए -32। यानी कि 15वां पद कौन सा है? 15वां पद -32 है। आगे चलते हैं। अब ये वाला सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। सॉल्यूशन दे रखा है इसका, इसको समझ लेना, कर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं भाई। 1 साल का साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ये PRT/100। इसने कहा है कि एक राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में परिकलित कीजिए कि क्या ये ब्याज AP बनाते हैं। यदि ऐसा है तो ज्ञात करते हुए 30 वर्षों का अंत में ब्याज क्या होगा वो बताना है। भाई पहले साल का ब्याज निकाल लो। पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 साल, यानी कि T की वैल्यू 1 रख दी, और रेट 8% की है तो 80 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 60 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज की एक खासियत है कि हर साल में बराबर बराबर आता है। पहले साल का अगर 80 आ गया तो दूसरे साल का 160, तीसरे साल का 240। इसी प्रकार हमने क्या बन गया 80, 160, 240। अब ये एक AP बन गई, नहीं बन गई? आप कहेंगे सर जी AP बन गई, इसका प्रथम पद क्या है? A, लेकिन इसने पूछा है हमसे 30वां पद, तो 30वां पद निकालना बहुत आसान नहीं है। आप कहोगे कैसे? A30 क्या हो गया? A प्लस 29D। भाई यहाँ से एक कमी तो होता है, जितना यहाँ होता है उससे एक कम यहाँ होता है। A कितना है 80, और 29, और D कितना है 80। बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2400 आ जाएगा। ये आ रहा सॉल्व करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अब जैसे सेम पहला वाला सवाल कराया है उसी तरीके के ये कुछ सवाल हैं जो आपके लिए होमवर्क हैं। होमवर्क। उसके बाद आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला आता है AP के n पदों का योग। तो n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, S बराबर n/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू D। एक फॉर्मूला और होता है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे हैं, वो फॉर्मूला भी इसमें लिख रहा होगा, ये रहा। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे हैं ये 2 है। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे हैं तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। और मान लो जब संख्याएं, यही तो है, ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है दोबारा। अब इसके ऊपर एक सवाल दे रखा है, ये रहा। ये कह रहा है
कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। भाई एस 14 यानी कि 14 पदों का योग कितना दे रखा है 10,000, एन कितना दे रखा है 14, ए कितना दे रखा है 10, तो पूछा क्या है इसने 20वां पद, इसने पूछा है क्या पूछा है A20, और A20 क्या होता है A+19D निकाल देंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला है मेरे पास, S की वैल्यू मुझे दे रखी है 1050, N की वैल्यू मुझे दे रखी है 14 और A की वैल्यू मुझे दे रखी है 2, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और N माइनस के 1 यानी कि N 14 है, 14 में से 1 गया तो 13D, तो 140 प्लस के 91D आ जाएगा। तो ये 2 इसको काटेगा 14 को 7 बार, तो यहाँ से D की वैल्यू कुल मिला के सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी 10। अब D की वैल्यू 10 आ जाएगी तो बस निकाल दो। A20 निकालना था तो A20 क्या हो जाएगा A+19D, तो A+19 10 20 में से 1 गया तो 19 और D तो 190 और 10 कितने हो जाएंगे 200, तो 20वां पद कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर फिर एक सवाल दे रखा है, ये सवाल भी आपको करना है, यदि इसमें कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन है इसका पूरा, बाद में इसका PDF में ग्रुप में डाल दूंगा तो आप वहाँ से देख लेना। ये एक लास्ट चीज़ ये और समझ लो, कई बार आपसे क्या पूछता है, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 11 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5 तक का ही देख लेते हैं, चलो आइडिया भी लग जाएगा। भाई इसको जोड़ना कितना आ रहा है, इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 आ रहा है 15। अब मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ना जोड़ के, अगर मान लो बड़ी संख्या आ गई तो आप कैसे जोड़ोगे, तो आप ऐसे जोड़ोगे एस एन बराबर एन होता है कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, 5 से अगला क्या होता है 6/2, 2 से काट दो 6 को 3 बार, तो 3 पंजे 15, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आई बात समझ में नहीं आई तो इसके बाद शायद कुछ होमवर्क होगा या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, खूब सारा होमवर्क है। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें बीच में वॉइस आ रही हो या नहीं आ रही हो, पता चली कि हम वीडियो बनाते जा रहे हैं इसमें वॉइस नहीं आ रही। अगले के बाकी के चैप्टर हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इन सवालों को ज़रूर प्रैक्टिस कर लें जो सवाल मैंने इस वीडियो में दिए हैं। धन्यवाद।